नमस्कार बच्चों। देखिए, अब अगला वीडियो जैसा कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसमें कई विधाएं आपका पूरा हो गया है और आज है आपका संस्मरण। संस्मरण जो विधा है, रेखा चित्र आपका हो गया और इसके पहले निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, इतनी सारी विधाएं हो गई। अब संस्मरण आज का विषय रहेगा आपका संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण। स्मरण मैंने जानते हैं ना, याद करना। तो इसका संस्मरण का अर्थ है सम्यक, मतलब सम्यक रूप से जो स्मरण, जो यादें हैं उसी का स्मरण करना, याद करना ही संस्मरण कहलाता है। अब इसकी शुरुआत द्विवेदी युग के सरस्वती पत्रिका से हुई थी। सबसे पहले ये द्विवेदी युग में मतलब छपा था। द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें संस्मरण छपा था। अतीत की अनंत स्मृतियों में से, यह है कि अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को व्यंजनामूलक सांकेतिक शैली में लेखक द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति देना संस्मरण कहलाता है। अतीत की अनंत मतलब बीती हुई जो यादें हैं, बीता हुआ जो समय है, उसमें अनंत स्मृतियाँ जो हमारी यादें हैं, उसमें से कुछ स्मरणीय अनुभूतियाँ जो हमेशा है, तो कई अनंत स्मृतियाँ हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्मरण मुझे याद रहती हैं, जो अनुभूतियाँ को व्यंजनामूलक सांकेतिक शैली में लेखक द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति देना संस्मरण कहलाता है। अब देखिए, यह अंग्रेजी के मेमोरीज का पर्याय है, जिसमें किसी व्यक्ति में से संबंधित विशिष्ट प्रसंग का सम्यक एवं समग्र स्मरण होता है। इसमें कहते हैं मेमोरीज का पर्याय है कि जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट प्रसंग का सम्यक एवं समग्र स्मरण होता है। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र परिभाषा देते हैं कि संस्मरण में कुछ चुने हुए लोगों के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन होता है जिसमें लेखक प्रभावित होता है। कहते हैं जीवन में कुछ चुने हुए, जीवन में लोगों, जैसे पिता पे लिखना है या फिर जो पुराने जो हमारे जीवन में आए और चले गए, उनमें से उनके जीवन की जो आदर्श है उनको लेकर कि कुछ घटनाओं का वर्णन होता है जिसमें लेखक प्रभावित होता है, जिससे प्रभावित होता है, उनका ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, उनकी यादों के सहारे, उन स्मृतियों के सहारे वो क्या लिखता है, संस्मरण लिखता है। देखिए, इसमें है कि संस्मरण में कहते हैं अतीत की अनंत स्मृतियाँ जो होती हैं, रेखा चित्र और संस्मरण जो है में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों विधाओं के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया को लिखे अपने पत्र में इनके पार्थक्य की ओर उंगली निर्देश करते हुए बताया कि रेखा चित्र में किसी वस्तु या व्यक्ति के जीवन का चित्रण होता है और उसमें प्रकाश भाग तथा छाया भाग के साथ गुण दोषों का विधिवत वर्णन करते हुए संस्मरण में मुख्यतः पुरानी बातें याद की जाती हैं। अभी तो उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता रेखा चित्र में और इसमें, लेकिन रेखा चित्र में जो है उस घटनाओं का वर्णन होता है, जो कहते हैं कि उसमें प्रकार रेखा चित्र में वस्तु और व्यक्ति का जीवन का चित्रण होता है, उसके पूरे जीवन का चित्रण होता है और उसमें प्रकाश भाग तथा छाया भाग के साथ गुण दोषों का विधिवत वर्णन होता है। रेखा चित्र में जो होता है वो गुण दोषों का विधिवत वर्णन होता है और इसमें करते हुए संस्मरण में मुख्यतः पुरानी बातें याद की जाती हैं और चरित्र चित्रण तो दोनों में ही हो जाता है। संस्मरण प्रायः बीती हुई बातों या दिवंगत व्यक्तियों के बारे में लिखे जाते हैं। संस्मरण जो होता है अक्सर वो होता है, संस्मरण यादें उनसे जुड़ी होती है जो दिवंगत, मतलब वो छोड़कर चले गए होते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। अक्सर दिवंगत प्राणियों के बारे में संस्मरण लिखा जाता है और जो रेखा चित्र है किसी व्यक्ति विशेष के गुण और दोष के बारे में या फिर उसके रेखांकनीय छाया प्रति और भाव प्रति को लेकर जो रचना लिखी जाती है उसको रेखा चित्र कहते हैं। और ये अक्सर संस्मरण जो है वो पुरानी यादों को ध्यान में रखते हुए पुरानी यादों को लिखते हैं, जो अक्सर ये दिवंगत प्राणी मतलब जिनकी मृत्यु हो गई होती है उनके में लिखा जाता है, उनके बारे में लिखा जाता है। और दूसरी ओर डॉक्टर देवकीनंदन खत्री श्रीवास्तव का कथन है, खत्री नहीं देवकीनंदन श्रीवास्तव का कथन है कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर है। रेखा चित्र में वर्ण विषय अथवा व्यक्ति के स्वरूप अथवा चरित्र की रूपरेखा उभारना प्रमुख लक्ष्य होता है, पर संस्मरण में वर्ण व्यक्ति के स्वभाव एवं व्यक्तित्व की झलक देखने से साथ साथ ही स्वयं लेखक के दृष्टिकोण एवं अभिरुचि विशेष का पुट प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है।
कहीं कहीं तो संस्मरण में इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वर्ण व्यक्ति गौण प्रतीत होने लगता है और वर्ण व्यक्ति के प्रति लेखक की धारणा एवं प्रतिक्रिया का ही वर्णन प्रधान हो जाता है। वास्तविकता यह है कि संस्मरण उन्हीं के विषय में लिखे जाते हैं जिनके प्रति लेखक का कोई निजी रागात्मक संबंध अथवा क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कोई विशेष आत्मीयता का भाव प्रतिष्ठित रहता है। यही कारण है संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रह पाता। संस्मरण सामान्यतः प्रसिद्ध व्यक्ति ही लिखता है। जो कहते हैं कि या तो ऐसे संस्मरण उसके बारे में लिखा जाता है जिसकी जीवन में उसकी कोई रागानुभूति होती है, जिससे कोई ऐसा संबंध होता है, जितना लगाव होता है जिसके प्रति, उसी के बारे में ही संस्मरण लिखा जाता है। अब देखिए इसमें संस्मरण में है कि संस्मरण समानता प्रसिद्ध व्यक्ति लिखता है अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त करके अपने जीवन की कुछ खंड जिसमें अन्य जनों को सहज रुचि हो सकती है संस्मरण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह बात संस्मरण की हुई जब व्यक्ति अपने संबंध में लिखता है। सामान्यतः संस्मरण दूसरों के संबंध में लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो इस संस्मरण की बात हो रही है, यह बात जब व्यक्ति अपने संबंध में लिखता है, उसका संबंध उससे क्या रहा है, उसी को याद करके जिस व्यक्ति के बारे में लिखता है उससे संबंध उसका क्या रहा है, उसके बारे में लिखता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो संस्मरण है यह सामान्यतः संस्मरण दूसरों के संबंध में लिखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक होते हैं। उनका समाज में विशेष सम्मान और प्रभाव होता है। उनके व्यक्तित्व और चरित्र में कुछ ऐसी विशेषताएं व गुण होते हैं जो दूसरों को प्रेरित व प्रभावित करते हैं। लेखक उसी प्रेरणा और प्रभाव परिधि में आकर संबंधित व्यक्ति का संस्मरण लिखता है। संस्मरण वही अच्छे होते हैं जो रोचक, सुस्पष्ट और सुगठित होते हैं, जिनके भाव और विचारों में तारतम्य तथा अनुभूति प्रकाशन में क्रमबद्धता होती है। जैसे संस्मरण वही अच्छे होते हैं जो रोचक और सुस्पष्ट और सुसंगठित होते हैं। जब संस्मरण अपने संबंध में लिखे जाते हैं तो वे आत्मकथा के निकट होते हैं और जब अन्य व्यक्ति के संबंध में लिखे जाते हैं तो जीवन के निकट होते हैं। जैसे संस्मरण अपने संबंध में लिखे जाते हैं, अपना संबंध है, वे आत्मकथा के निकट होते हैं और जब अन्य व्यक्ति के लिखे जाते हैं तो जीवन के निकट होते हैं। संस्मरण संदर्भित व्यक्ति के उद्घाटक भी होते हैं। अतः संस्मरणकार या मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्रौढ़ होना चाहिए। संस्मरण अतीतानुभूतियों का विवरण मात्र नहीं अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व के उन मर्म स्थलों का प्रकाशक भी होता है जिनसे प्रेरित होकर लेखक संस्मरण की रचना में प्रवृत्त होता है। संस्मरण द्वारा संस्मरण व्यक्ति के देशकाल का भी प्रकाशन होता है। जिस क्षेत्र का वर्ण विषय होता है उसके व्यक्तित्व के विधायक विवरण और निमात्री परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि व्यक्ति साहित्यिक है तो उसके संस्मरणों में जहाँ लेखक उसके साहित्यिक व्यक्तित्व को स्पष्ट करेगा वहीं उसके महत्व व स्थान को बताने के लिए उसकी तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों का भी वर्णन करना पड़ेगा। इसी प्रकार राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र के व्यक्तियों के भी संस्मरण लिखे जाएंगे। संस्मरण रचना भी स्वदेश से होती है परंतु इसका उद्देश्य अन्य विधाओं से पृथक है। इसमें लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है परंतु इतिहासकार के वस्तुपरक रूप से वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण जो रचना है जो स्वदेश से होती है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है परंतु इसका उद्देश्य अन्य विधाओं से पृथक है, अलग है। इसमें लेखक जो है अपने विषय के इतिहास को लिखना चाहता है परंतु इतिहासकार वस्तुपरक रूप से वह लेखक बिल्कुल अलग है। संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है और उसी का वर्णन करता है और उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ, संवेदना भी रहती हैं। जैसे उसके साथ जो बिताए हुए पल रहते हैं, जो उसकी यादें होती हैं वो भी उसके साथ रहती है। कहते उसकी भी संस्मरण भी उसकी कहते हैं कि उसकी भी अनुभूतियाँ, अपनी अनुभूतियाँ, संवेदना भी रहती हैं। इस दृष्टि से वह निबंधकार के समीप है। वह वास्तव में अपने चतुर्दिक के जीवन का वर्णन करता है और संपूर्ण भावना और जीवन के साथ इतिहासकार के सामने वह विवरण प्रस्तुत करने वाला नहीं है। ऐसा संस्मरण में देखा जाता है। इसमें जो है संस्मरण में जो चुने हुए लोगों के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन होता है, लेखक प्रभावित होता है। और इसमें जो है संस्मरण लिखने की प्रथा विशेष रूप से चौथे दशक में प्रारंभ हुई थी। चौथे दशक में लिखने की जो है शुरुआत जो हुई थी वो चौथे दशक में हुई थी।
चौथे दशक में। अब इसमें है कि संस्मरण रचना भी उद्देश्य होती है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वह वास्तव में अपने चतुर्दिक के जीवन का वर्णन करता है और संपूर्ण भावना और जीवन के साथ इतिहासकार के समान वह विवरण प्रस्तुत करने वाला नहीं है। संस्मरण लिखने की अनेक शैलियां हैं। कोई लेखक आत्मकथा शैली अपनाता है और कोई निबंध शैली। देखिए, कोई कई तरीके से इसमें कई शैलियां हैं। एक है आत्मकथानक शैली और कोई निबंध शैली से लिखता है। संस्मरण चाहे जिस शैली में लिखे जाएं, उन्हें रोचक होना चाहिए और उनकी भाषा सहज, बोधगम्य और मर्मोद घाटनी, प्रभावमयी और प्रभावशाली होनी चाहिए। देखिए, इसमें ये दिया है कि संस्मरण की जो भाषा होनी चाहिए प्रभावशाली होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। ये तो सभी विधाओं में क्या, पूरा साहित्य का मतलब ही यही होता है कि वो रोचक हो, सहज हो, सरल हो और प्रभावमयी हो, जिससे जो पाठक गण है उसके मन में क्या होता है, रोचकता उत्पन्न हो और जिज्ञासा उत्पन्न हो। ऐसा है कि संस्मरण लिखने की प्रथा तो विशेष रूप से देखिए, कोई लेखक आत्मकथा शैली अपनाता है, कोई निबंध शैली और कोई पत्रात्मक व डायरी शैली। संस्मरण चाहे जिस शैली में लिखे जाएं, उन्हें रोचक होना चाहिए और उनकी भाषा सहज, बोधगम्य, मर्मोद्गारणी, प्रभावमयी और प्रभावशाली होनी चाहिए, अन्यथा संस्मरण में सजीवता नहीं आ सकेगी। संस्मरण लिखने की प्रथा भी विशेष रूप से चौथे दशक में प्रारंभ हुई। प्रेमचंद के संपादकत्व में हंस का संस्मरण अंक प्रकाशित हुआ। यद्यपि उससे पहले उसकी योजना आत्मकथा विशेषांक के रूप में ही बनी थी। पहले संस्मरण लिखने की प्रथा चौथे दशक में प्रारंभ हुई और हंस का संस्मरण अंक प्रकाशित हुआ था और उन्होंने योजना आत्मकथा विशेषांक के रूप में ही बनी थी। संस्मरण साहित्य के विकास में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, संस्मरण तथा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने दीपक जले, शंख बजे विशेष योग दिया और राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह तथा बेनीपुरी ने भावात्मक शैली में बहुत रोचक संस्मरण लिखे। अब इसमें है शांतिप्रिय द्विवेदी ने पत्र चिन्ह में कुछ संस्मरण संकलित किए। सियाराम शरण गुप्त की कृति झूठा सच में संस्मरण विधा की कुछ उल्लेखनीय सामग्री है। सुप्रसिद्ध रेखा चित्रकार पंडित श्री राम शर्मा ने सन 42 के संस्मरण भी लिखे। महादेवी की कृतियों में दोनों विधाओं का धूप छाई मिश्रण है और महाराज रघुवीर सिंह की कृति शेष स्मृतियाँ जो 1939 तथा भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक मैंने देखा 1950 इसी विधा की रचनाएं हैं। और यहाँ जैनेन्द्र के अनेक अविस्मरणीय संस्मरण ये तथा वे और गांधी कुछ स्मृतियाँ संकलित हैं। प्रेमचंद विषयक संस्मरण में उनके व्यक्तित्व की बड़ी गहराई और निकटता से चित्रण है। देखिए, रामनाथ सुमन की अनेक संस्मरणात्मक कृतियां हैं, यथा हमारे नेता, छायावाद युगीन स्मृति, स्मृति के पंख, मैंने स्मृति के दीप जलाए आदि। प्रेमचंद की धर्म पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में देखिए, प्रेमचंद के बारे में आप देखें, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा गया है। ये भी इनके बारे में भी उस समय भी संस्मरण लिखा गया। इनकी पत्नी जो थी शिवरानी देवी, आप ये देखिए, प्रेमचंद से थोड़ा सा अवगत हो जाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कथा में भी हम इनका परिचय दिए थे और इसमें भी बता रहे हैं कि जो प्रेमचंद हैं, इनके परिवार में कई लोग लेखक थे। प्रेमचंद्र थे, इनके जो पुत्र थे अमृत राय, जो इन्होंने इनके पे जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही। फिर इनके जो अमृत राय थे, प्रेमचंद थे, उनकी पत्नी जो शिवरानी देवी हैं, उन्होंने संस्मरण लिखा था प्रेमचंद घर में। ये शिवरानी देवी इनकी पत्नी थी प्रेमचंद की, और जो इनके पुत्र थे अमृत राय, उनकी जो पत्नी थी सुधा चौहान, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी सुधा चौहान, वो अमृत राय की पत्नी थी। देखिए, एक ही घर में 4-5 लेखक थे परिवार में। जैसा कि प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया और प्रेमचंद ने जो इनका है कि इनका जो रोचक संस्मरण था, शांति प्रिय द्विवेदी ने जो संस्मरण संकलित किए, सियाराम शरण गुप्त की कृति झूठा सच में संस्मरण विधा जो उल्लेखनीय है। और रेखा चित्रकार राम शर्मा जो हैं, अपने रेखा चित्रकार में इनकी उपलब्धि थी और ये संस्मरण में भी सन 42 के संस्मरण 1948 में लिखे। और महादेवी कृतियों ने 2 विधाओं में का धूप छाई मिश्रण है। महादेवी वर्मा में भी मतलब उन्होंने रेखा चित्र भी लिखा है और संस्मरण भी लिखा है। इनकी जो महाराज रघुवीर सिंह की कृति से स्मृतियाँ तथा भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक मैंने देखा, इसी विधा की रचना है। जैनेन्द्र ने अनेक अविस्मरणीय
संस्मरण ये तथा वे और गांधी कुछ स्मृतियां में संकलित है। प्रेमचंद विषयक संस्मरण में उनके व्यक्तित्व की बड़ी गहराई और निकटता से चित्रण है। रामनाथ सुमन की अनेक संस्मरणात्मक कृतियां हैं तथा हमारे नेता छायावादी युगीन स्मृति के पंख, मैंने स्मृति के दीप जलाए आदि प्रेमचंद की धर्मपत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में के नाम से उत्कृष्ट स्मरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ब्रजमोहन व्यास ने बालकृष्ण भट्ट संस्मरणों में जीवन लिखा। इसके साथ ही अनेक साहित्यकारों ने संस्मरण परक कृतियों का वर्णन किया है। अज्ञे आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अरे यायावर रहेगा याद, सेठ गोविंद दास स्मृति कर्ण, पीडी टंडन कुछ देखा कुछ सुना, खेमचंद सुमन जैसा हमने देखा, राधा कृष्णदास भारतेंदु संस्मरण, परिपूर्णानंद बीती यादें, सुमित्रा कुलकर्णी जिन्हें देखा जिन्हें जाना, विष्णुकांत शास्त्री संस्मरण को पथिक बनने दो, अक्षय कुमार जैन याद रही मुलाकातें, और पंडित सत्यदेव थे, उनका स्वामी श्रद्धानंद गोपीनाथ दीक्षित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देवदत्त शास्त्री, शंकर सुल्तानपुरी संस्मरणों के बीच निराला, अमरेश काव्य के इतिहास में प्रसंग आदि दर्जनों लेखक हैं जिन्होंने इस प्रकार की रचनाओं को संस्मरण विधा को समृद्ध बनाया। अनेक व्यक्तियों से संबंधित अभिनंदन ग्रंथों में भी संस्मरण विषयक विपुल सामग्री प्रकाश में आई है। इस तरह यह विधा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, क्योंकि ये भी संस्मरण भी है, अभी भी लिखा ही जा रहा है। जैसा कि देखा जाता है कि इसमें लेखक अपने निजी अनुभवों को विशिष्ट व्यक्तियों के क्रियाकलापों का चित्रण करता है। इसकी शुरुआत द्विवेदी युग के सरस्वती पत्रिका से हुई और इसमें पद्म पराग 1908 में छपी थी। इसका पहला संस्मरण पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग है। इसका अर्थ है, देखिए जो संस्मरण कहता है सम्यक रूपेण स्मरण, सम्यक स्मरण या सम्यक रूपेण, संस्कृत में कहेंगे सम्यक रूपेण संस्मरण, सम्यक रूपेण संस्मरण, सम्यक रूपेण संस्मरण मतलब कि सम्यक के साथ में जब लेखक सहज आत्मीयता गंभीरता से अपने या किसी अन्य व्यक्ति की बीती घटना का सूक्ष्म और उसका वर्णन करता है, सरल ढंग से उसका वर्णन जो करता है वही क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। जैसे आप देखिए द्विवेदी युग से कहा गया है, तो द्विवेदी युग से जितने भी संस्मरण लिखे गए तो पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही ले लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा संस्मरण है उनका अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानचार्य का विज्ञान मंदिर, और राम कुमार खेमका का है इधर उधर की बातें, जगत बिहारी का है मेरी प्रथम छुट्टियों का सप्ताह, काशी प्रसाद जायसवाल इंग्लैंड के देहात में महाराज का कुआं, और भोला दत्त पांडे ने संस्मरण लिखा है मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी, इलाचंद जोशी का है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर का है प्रेमचंद स्मृति अंत, हंस में छपा था ये, और वृंदावन लाल वर्मा ने कुछ संस्मरण, और शिव नारायण टंडन ने मदन मोहन के संबंध की पुरानी स्मृतियाँ, और बनारसी दास चतुर्वेदी ने मधुकर हमारे आराध्य, और क्रांति युग के संस्मरण थे। ये क्रांति युग के संस्मरण में लिखने वाले मदन मोहन वाला भी है। ज्योतिलाल भार्गव साहित्यकों के संस्मरण, रामवृक्ष बेनीपुरी, मील के पत्थर, जनजीवन और बुढ़ापे, राहुल संस्कृतायन ने भी लिखा, और सहयोग के मेरे साथी, और फिर इन्होंने राहुल संस्कृतायन लिखा सहयोग के मेरे साथी, बचपन की स्मृति जिसका मैं कृतज्ञ हूँ। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा ये और मैं, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा ये और वे, कन्हैया लाल प्रभाकर ने दीप जले शंख बजे, हरि भाऊ उपाध्याय आचार्य द्विवेदी, श्री राम शर्मा सेवा राम की डायरी सन 42 के संस्मरण, और काका कालेलकर का है बाबू की झांकियाँ, मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा क्रांति युग के संस्मरण, घनश्याम दास बिड़ला ने गांधी जीवन की जीवनी, चंद्रकांता बाबू संस्मरण में चंद्रकांता का है हाशिए की बातें, मनमथ नाथ गुप्त का है क्रांति युग के संस्मरण, माखन लाल चतुर्वेदी समय के पांव, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें, अज्ञे का जो है स्मृति लेखा,
और शिवरानी देवी ने लिखा है संस्मरण प्रेमचंद्र घर में। और शांति प्रिय द्विवेदी का है पद चिन्ह। महादेवी वर्मा का है पथ के साथी। महादेवी वर्मा का फेमस है पथ के साथी। आप अपने इनका संस्मरण रेखा चित्र एक लाइन से याद होगा। इनका संस्मरण है पथ के साथी। और अजीत कुमार का है निकट मन में। और रविंद्र कालिया सृजन के साथी। कृष्णा शोभती हम हसमत। श्रीमती प्रकाशवती लाल लाहौर से लखनऊ तक। और गिरिराज किशोर सप्तवर्णी दूधनाथ वर्णी लौट आओ धार विष्णु प्रभाकर ने लिखा सृजन के सेतु। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है याद हो कि ना याद हो। और अमृत राय जिनकी याद हमेशा शाह देगी। और विष्णुकांत शास्त्री सुधिया उस बन की चंदन की। और देखिए इतने संस्मरण हैं इन्हीं कवियों ने लिखा। अब इसके बाद है कवियों के अब इसके बाद जो है संस्मरण की तत्व। संस्मरण के तत्व में है सहानुभूति हृदय की अनिवार्यता। इसमें पहला तत्व है सहानुभूति हृदय। जैसे अगर हमारा किसी से प्रेम होगा, अनुभूति रागात्मक संबंध होगा, तभी तो हम उसका वैसा वर्णन कर पाएंगे। सहानुभूति हृदय की अनिवार्यता, इसमें सहानुभूति होनी चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, जिसके प्रति हम लिखते हैं, जिससे हमारा रागात्मक संबंध है, उसमें ऐसा हृदय होना जरूरी है जिसमें सहानुभूति है, उसके प्रति सहानुभूति है। तभी तो हम उस वर्णन को, उस स्मरण को याद करके संस्मरण लिखेंगे। और यहाँ है व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता। इसमें जैसे व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता तो जरूरी है संस्मरण में। जब हमारा उनसे कोई संपर्क ही नहीं है व्यक्तिगत रूप से, तो हम किसी और के बारे में याद कैसे हो जाएगा जिससे हमारा व्यक्तिगत, जिससे हमारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा कोई पल उनके साथ बीता हुआ है, उसी वैसा संपर्क जरूरी है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहेगा तो हम उस स्मरण, वो हमारी यादें बन ही नहीं सकती। उस संस्मरण के पल, वो स्मरण के पल हमारे मन में कैसे आएंगे और वो संस्मरण कैसे लिखा जाएगा। इसीलिए दूसरा तत्व है व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता होनी चाहिए। अब है लेखक की स्वनिरीक्षण की क्षमता। लेखक जो है, जो लिख रहा है, उसका स्वनिरीक्षण, स्वयं खुद ही निरीक्षण की क्षमता होनी चाहिए जो संस्मरण लिख रहा है। और उसमें रचना का रोचक होना। अगर रचना रोचक है, अगर हमारी यादें, हमारा मिलन, जो हमारा जिससे बीता हुआ पल है, उसके बारे में हम जो वर्णन करते हैं वो रोचक होना चाहिए। अगर रोचक होगा तभी तो वो संस्मरण रोचक होगा, तभी तो रचना वो पढ़ी जाएगी, उसको माना जाएगा, या फिर संस्मरण को नाम दिया जाएगा कि ये संस्मरण इनका अच्छा है। इसलिए जो रचना हम लिखते हैं उसका रोचक होना अति आवश्यक है। विशेषताओं में होगा संस्मरण में तटस्थता, उदासीनता और इतिवृत्तात्मक नहीं होती है। इसमें जो तटस्थता होती है, उदासीनता होती है, जो वर्णन करने की शक्ति होती है, वो नहीं होती है। वो जो हमारी खुद व्यक्तिगत जीवन का जो कुछ बीता हुआ पल रहता है, जो यादें रहती हैं, जो हमारे मन में, स्मृतियों में कुछ छाप छोड़ जाती हैं, उसी का वर्णन करते हैं। और ये सुसंगठित व सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे जो हम संस्मरण लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए, रोचक, सुस्पष्ट और सुसंगठित होते हैं, जिसके भाव विचारों में तारतम्य तथा अनुभूति प्रकाशन में क्रमबद्धता होती है। कहते हैं कि इसमें जो भाव प्रकाशन होना चाहिए वो विचार जो है, विचार जो हम कहते हैं उसमें तारतम्यता बनी होनी चाहिए, अनुभूति प्रकाशन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। और जब संस्मरण अपने संबंध में लिखे जाते हैं तो वो आत्मकथा के निकट होते हैं। जैसे आत्मकथा और संस्मरण लगभग आपको मिलता जुलता लगेगा, थोड़ा बहुत अंतर है। नहीं तो संस्मरण और आत्मकथा, आत्मकथा से कहते हैं कि जो संस्मरण जो है वो रचना भी स्वदेश होती है, परंतु इसका उद्देश्य अन्य विधाओं से क्या होता है, अलग होता है। इसमें लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है, अपने समय जो उसका बीता रहता है, परंतु इतिहासकार के वस्तुपरक रूप में वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण जो है लेखक स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। क्योंकि ये संस्मरण ऐसा है कि इसको स्वयं वो देखता है, जिसके साथ जो बिताया रहता है समय, या उसके पिताजी हों या फिर दादाजी हों, जो भी हैं उनके जीवन से चले जाते हैं, जिनको याद करके कि हमारे दादाजी ऐसे थे, और उनके साथ बिताया हुआ पल, वो गांव में बहुत अच्छा, कोई भी न्याय करते थे, बहुत अच्छा करते थे, हम लोग को परिवार में बहुत अच्छे से हमारे परिवार को बांध के रखते थे। ऐसी ही कुछ यादें जो होती हैं वो स्मरण करके हम संस्मरण द्वारा लिखते हैं। जैसा कि इसमें दिया है कि उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ, संवेदना भी होती हैं।
क्योंकि उसकी अनुभूतियाँ और संवेदना भी रहती हैं। इस दृष्टि से वह निबंधकार के समीप है। वह वास्तव में अपने चतुर्दिक के जीवन का वर्णन करता है और संपूर्ण भावना और जीवन के साथ इतिहासकार के समान वह विवरण प्रस्तुत करने वाला नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में अपने चतुर्दिक जीवन का वर्णन करता है, संपूर्ण भावना और जीवन के साथ ऐसा नहीं लेकर चलता है। कहते हैं कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो जब उन व्यक्ति के संबंध में लिखे जाते हैं तो जो जीवन के निकट होते हैं, संस्मरण संदर्भित व्यक्ति के उद्घाटक भी होते हैं। अतः संस्मरण का मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्रौढ़ होना चाहिए और संस्मरण अतीतानुभूतियों का विवरण मात्र नहीं होता, अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व के उन मतलब कि ये ऐसा नहीं कि अतीत की अनुभूतियाँ जितनी भी हैं, जितनी भी पुरानी यादें हैं, सबका वर्णन कर देना नहीं, ये बल्कि उसका वर्णन करना है जो मतलब मार्मिक हो, जो मर्म स्थल हो। प्रकाशक भी होता है, कहते हैं कि इसमें उन मर्म स्थलों का प्रकाशन होता है जो उससे प्रेरित होकर लेखक संस्मरण की रचना में प्रवृत्त होता है। मतलब कि ऐसी घटना जिससे जो रचनाकार है, जो लेखककार है, वो क्या करे, उससे प्रभावित होकर वो रचना करने के लिए तैयार हो जाए, लिखित हो जाए। ऐसा मार्मिक ऐसा मतलब घटना हो जिसको देखकर रचनाकार के मन में लिखने की आकांक्षा या जिज्ञासा पूरी करना हो। कहते हैं कि जिस क्षेत्र का विषय व्यक्ति होता है उसकी व्यक्तिगत विधायक विवरण और निर्माती परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति साहित्यिक है तो उसके संस्मरण में जहाँ लेखक उसके साहित्यिक व्यक्तित्व को स्पष्ट करेगा, वहीं उसके महत्व स्थान को बताने के लिए उसकी तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों का भी वर्णन करना पड़ेगा। इसी प्रकार राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र के व्यक्तियों के भी संस्मरण लिखे जाएंगे। जैसे कि जिसका संस्मरण लिखा जाता है या तो वो राजनेता, धार्मिक या साहित्यकार ही हो, इसके बारे में। जैसे अभी महारानी घर में उनका ये कहा था कि उनके साथ जो बीता समय था उनके बारे में वो वर्णन करते हैं और उसी का वर्णन इसमें संस्मरण में दिखाते हैं। इसके साथ अनेक साहित्यकारों ने संस्मरण कृतियों का वर्णन भी किया है। रामनाथ सुमन की अनेक संस्मरण कृतियाँ हैं और हमारे नेता जैसे छायावादी युगिनी स्मृति के पंख, मैंने स्मृति के दीप जलाए, प्रेमचंद की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने भी जो लिखा कि प्रेमचंद हैं घर में, संस्मरण जो था वो कई कवियों का अपना है। देखिए संस्मरण की अलग है, संस्मरण स्मरण, जैसा कि स्मरण में बताया कि सहानुभूति हृदय की अनिवार्यता होनी चाहिए, तत्व में व्यक्तिगत संभर की अनिवार्यता हो, लेखक की स्वनिरीक्षण की क्षमता हो, रचना का रोचक होना हो और विशेषताएं में इसमें यही होना चाहिए कि सुसंगठित व सुव्यवस्थित होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और इसमें तटस्थता, उदासीनता और इतिवृत्तात्मकता नहीं होती है, ऐसा संस्मरण में है। अब दूसरी जो विधा होगी अभी इसके बाद बताएंगे। जैसा कि आपका संस्मरण कंप्लीट हो गया कि संस्मरण कहते किसे हैं, तो इसको आप समझ ही गए होंगे कि अनंत की जो अनंत स्मृतियाँ हैं उसमें जो कुछ स्मरणीय जो कुछ यादें हैं, जो अनुभूतियाँ, जो कुछ चीज़ें, जैसे हम पूरा वर्णन कर लिए लेकिन हमारा रहते तो किसी के साथ में हमेशा है, लेकिन कोई एक भाग मतलब कोई एक ऐसा घटना, ऐसी जगह या कोई ऐसा मतलब एक कोई घटना ऐसी घटित होती है जो हमारे मन को छू जाती है और जिनकी याद में हम संस्मरण लिखते हैं, उनसे प्रेरित होकर रचनाकार जो क्या है संस्मरण लिखता है। ये हो गया आपका संस्मरण। अब इसके आगे दूसरी विधा है उसको समझाते हैं, बताएंगे। संस्मरण के बाद आत्मकथा या फिर जीवनी, जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनको बताएंगे। लेकिन इसके जो संस्मरण में कुछ था कि देवकी नंदन श्रीवास्तव हैं, उसमें देवकी नंदन खत्री नहीं, श्रीवास्तव जो हैं वो रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर है। वो कहते हैं कि संस्मरण अक्सर आपने देखा कि इसमें महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र भी लिखा है और संस्मरण में भी उनका सफल योगदान रहा है और रेखाचित्र में भी। और राम वर्मा जो हैं, जो आप रेखाचित्र में देखें कि वो सफल रेखाचित्रकार थे, वो उन्होंने भी संस्मरण लिखा है। बनारसी दास जैन ने भी संस्मरण लिखा और जैसे कि इनका पथ के साथी संस्मरण है महादेवी वर्मा का। वहीं रेखाचित्र में वर्ण विषय अथवा व्यक्ति के स्वरूप अथवा चरित्र की रूपरेखा उभारना प्रमुख लक्ष्य होता है, पर संस्मरण में जो होता है वर्ण व्यक्ति के स्वभाव एवं व्यक्तित्व की झलक देखने के साथ ही साथ स्वयं लेखक के दृष्टिकोण एवं अभिरुचि विशेष कपट प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। कहीं कहीं तो संस्मरण में इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वर्ण व्यक्ति जो होता है गौण प्रतीत होने लगता है। वर्ण व्यक्ति के प्रति लेखक की धारणा एवं प्रतिक्रिया का ही वर्णन प्रधान हो जाता है।
वास्तविकता यह है कि संस्मरण उन्हीं के विषय में लिखे जाते हैं जिनके प्रति लेखक का कोई निजी रागात्मक संबंध अथवा क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कोई विशेष आत्मीयता का भाव प्रतिष्ठित रहता है। यही कारण है कि संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रह पाता। संस्मरण सामान्यतः प्रसिद्ध व्यक्ति ही लिखता है और उसके कार्यक्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त करके अपने जीवन के कुछ खंड जिनमें अन्य जनों का सहज रुचि हो सकती है संस्मरण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह तो संस्मरण की बात हुई जब व्यक्ति अपने संबंध में लिखता है। सामान्यतः जो संस्मरण दूसरों के संबंध में लिखे जाते हैं ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित राजनीतिक या सामाजिक या जो साहित्यकार ही होते हैं जो संस्मरण मतलब जिनके बारे में संस्मरण लिखा जाता है।